देखिए ऊष्मीय प्रवाह की दर आपको बताई गई थी, ठीक है। ऊष्मीय प्रवाह की दर या ऊष्मा प्रवाह की दर आप कह लीजिए उसको। पहले आपको बताया गया था ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है, ठीक है। ऊष्मा चालकता गुणांक अगर ये पूछा जाए किस पर निर्भर करता है, ये प्रश्न आता है ऊष्मा चालकता गुणांक किस पर निर्भर करता है, ठीक है। चालक की लंबाई पर, चालक के ताप पर, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, तो इन सब में से वो किसी पर निर्भर नहीं करता। ऊष्मा चालकता गुणांक केवल ठीक है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ कैसा है, सुचालक है या कुचालक है, इस पर निर्भर करता है वो। अगर लोहा है तो लोहे का ऊष्मा चालकता गुणांक ज्यादा होगा। लोहे की लंबाई चौड़ाई मोटाई से कोई मतलब नहीं है, ताप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ऊष्मा चालकता गुणांक वास्तव में क्या है, जो पदार्थ का एक गुण होता है ना। जैसे अब लकड़ी है तो लकड़ी में ऊष्मा प्रवाह आसानी से हो नहीं सकता। लकड़ी की मोटाई चाहे जो हो, चाहे जैसी भी लकड़ी हो। तो विकल्प भी हमने कल एक देखा था, उसमें था कि ऊष्मा प्रवाह की दर, माफ कीजिएगा, ऊष्मा चालकता गुणांक किस पर निर्भर करता है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक केवल पदार्थ की प्रकृति पर या पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है ना। दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा के लिए जो सूत्र था, ठीक है, एक सूत्र तो आपने पहले पढ़ा हुआ था, Q बराबर EM डेल्टा टी, है ना, पिछले वाले चैप्टर में। यहां पर किसी पदार्थ को जब आप ऊष्मा देंगे, ठीक है, तो ऊष्मा की मात्रा कितनी उस पदार्थ के भीतर से होकर जाएगी, ये निर्भर करता है उस पदार्थ के दोनों सिरों के तापांतर पर, उस पदार्थ के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, उस पदार्थ में ऊष्मा प्रवाह में लगने वाले समय पर, उस पदार्थ की लंबाई पर। सबको कंसोलिडेट करके एक सूत्र बताया गया था पिछले वाले लेक्चर में, आप देखा होगा, Q बराबर K A इन ब्रैकेट θ1 माइनस θ2 इंटू T/L। ये फार्मूला था। कोई चालक हमारे पास है, अच्छे से आप समझेंगे उस लेक्चर को तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये आपका चालक है, इस चालक की लंबाई L है, इस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। चालक में T समय में प्रवाहित ऊष्मा आपसे पूछी जाए, जबकि चालक के दोनों सिरों का तापांतर θ1 माइनस θ2 है। एग्जाम्पल तौर पे इसका तापमान अगर 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, तो अपने आप ये तापांतर आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा K इंटू A इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू T/L हो जाएगा, ठीक है। इस सूत्र को वेरीफाई आपको किया गया था। तो अगर ऊष्मा की मात्रा Q हो गई और इसी समय से हम भाग दे दें, अर्थात इसको हम Q/T कर दें। T को क्या किया हमने, ला करके नीचे भाग दे दिया। अब ये हो गया आपका Q/T। जब ये Q/T हो गया तो ये ऊष्मा प्रवाह की दर हो गई, मतलब समय के साथ प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा की मात्रा प्रवाहित हो रही है। जैसे यहां मान लो टाइम रहा होगा आपका 10 सेकंड, तो 10 सेकंड यहां रखा जाएगा, तो 10 सेकंड में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा मान लो 50 जूल है, तो आपने 10 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 50/10, तो 5 जूल प्रति सेकंड। ये ऊष्मा प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो गई, ठीक है ना। तो Q/T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K A θ1 माइनस θ2/L, क्योंकि T को नीचे ही कर दिया आपने। इसी को हम H से शो करते हैं, H से, यही आपका H है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हर चीज जो बताए बिल्कुल उसको आप ध्यान दीजिएगा। एक बार समझ ना आए तो आप रिपीट करके दूसरी बार सुनिएगा। H इक्वल टू हो जाएगा Q/T, इसको हम बोलते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर, और इसकी वैल्यू होती है K A θ1 माइनस θ2/L होता है ये, ठीक है। इसमें सबके मीनिंग आप जान ही रहे क्या होते हैं। ये होता है ऊष्मा प्रवाह की दर। और ऊष्मा प्रवाह की दर अस्थायी अवस्था से आप पहले से परिचित होंगे। अस्थायी अवस्था किसे कहा जाता है, जब किसी चालक को हम गर्म करें और गर्म करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाए कि चालक का कोई भी पृष्ठ या चालक की कोई भी सतह जो है अब खुद ऊष्मा नहीं ले रही है, बल्कि जो ऊष्मा वह प्राप्त कर रही है
उस ऊष्मा की मात्रा को आगे बढ़ा दे रही है। ठीक है ना, अपने खुद ऊष्मा नहीं ले रही है, मतलब वो सेचुरेट हो गई है, संतृप्त हो गई है। ठीक है ना, जिसे आपको भोजन करा दिया जाए, अब आप और भोजन करने की स्थिति में न रहे, जो भी आपको मिलेगा वो आगे बढ़ाते जाओगे, अपना पेट तो भरा हुआ है ना। तो उसी तरह से इसकी जो प्रत्येक सतह है वो ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा ग्रहण कर लेती है, अब और अधिक ऊष्मा ये ग्रहण नहीं करती है। इसको हम कहते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर। माफ कीजिएगा, अस्थायी अवस्था। तो अस्थायी अवस्था में क्या होता है कि ऊष्मा प्रवाह की दर एक समान रहती है। अस्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की दर एक समान रहती, शुरू में नहीं रहती एक समान। क्योंकि शुरू में क्या है, जैसे आपने ये आपका चालक है, इसको आपने संपर्क में कर दिया, जो गर्म सतह है, गर्म भट्टी मान लीजिए है, गर्म स्रोत है, उसके संपर्क में आपने कर दिया तो इस पृष्ठ का तापमान ज्यादा हो जाएगा। इसके बगल वाले को जब ये ऊष्मा काफी ले लेगा तो बगल वाले को ऊष्मा देगा ये, तो वह क्या करेगा, वह भी काफी देर तक खुद ऊष्मा लेगा, कुछ ऊष्मा सतह के रूप में उसको व्यय करेगा, जब ऊष्मा से बचेगी उसके तो आगे बढ़ाएगा। तो अब यहाँ वाला जो तापमान है वो इससे अलग हो जाएगा, ये वाला ज्यादा तापमान रहेगा, इसका तापमान कम हो जाएगा। फिर ये अपने से ऊष्मा बचेगी उसको आगे बढ़ाएगा, तो आगे वाले सतह का तापमान और कम हो जाएगा। इसीलिए तो अस्थायी अवस्था में हर सतह का तापमान अलग अलग होता है, लेकिन जो भी होता है वो फिक्स होता है, स्थिर रहता है। तो अस्थायी अवस्था हो जाती है, कहने का मतलब काफी देर तक ऊष्मा देते जाएंगे, उसको आप ऊष्मा की मात्रा देते जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि अस्थायी अवस्था हो गई। अब चालक की कोई भी सतह ऊष्मा खुद नहीं ले रही है। उस अवस्था में जो भी ऊष्मा आएगी वो ऊष्मा आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, आगे निकल जाएगी, वायुमंडल में क्षय हो जाएगी। ठीक है ना, तो उस अवस्था में क्या होता है, ऊष्मा प्रवाह की दर एक समान रहती है। उस अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की दर एक समान। एक क्वेश्चन है, अभी मैं चलिए बाद में लगवाता हूं उसको, उसमें ऊष्मा प्रवाह की दर एक समान आप करके क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए, अब आप समझ गए होंगे ऊष्मा प्रवाह की दर क्या है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले ऊष्मा की मात्रा ही ऊष्मा प्रवाह की दर कहलाती है। ठीक है ना, एच हो गया। अब हम पहले आते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध पर। ऊष्मीय प्रतिरोध क्या है, या इसको हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस या ऊष्मीय प्रतिरोध क्या है। थर्मल रेजिस्टेंस या ऊष्मीय प्रतिरोध क्या है, ध्यान देना है आपको। देखिए, ऊष्मीय प्रतिरोध की कल्पना आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप साधारण रूप से विद्युत प्रतिरोध को जानते हैं। विद्युत प्रतिरोध उसी के इक्विवेलेंट है, ये वो विद्युत धारा संबंधित है और यह ऊष्मा से संबंधित है। अगर विद्युत प्रतिरोध की बात की जाए तो आपको पता होगा कि ओम ने बताया था कि यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित कर दिया जाए, है ना, आप याद किए होंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का अनुक्रमानुपाती होता है ना, V = IR, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब चालक ये आपका है, इस चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर हो जाए, मतलब विभव पहले का V1 हो दूसरे का V2 हो तो अपने आप विभवांतर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर ज्यादा होगा तो धारा ज्यादा बहेगी। जैसे इसका विभव मान लीजिए 50 वोल्ट हो, इसका 30 वोल्ट हो, विभवांतर आपका 20 वोल्ट हो जाएगा तो धारा धीमी बहेगी। लेकिन अगर 50 हो जाए इसका 10 हो जाए, विभवांतर आपका 40 का हो जाएगा, धारा तेज बहेगी। तो विभवांतर ज्यादा होने पर धारा तेज बहती है, विभवांतर कम होने पर धारा धीमी बहती है। समझ गया, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको अगर हटाएंगे आप अनुक्रमानुपात चिन्ह को तो V = हो जाएगा IR, या यहां से R = हो जाएगा V/I। R = हो जाएगा V/I, अर्थात विभवांतर बटे धारा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर बटे धारा को प्रतिरोध कर, धारा क्या है, धारा जो है आवेश प्रवाह की दर है। तो जिस प्रकार से विभवांतर और
आवेश प्रवाह की दर अर्थात धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, वैसे ही तापांतर, कोई चालक हमारा है, उसके दोनों सिरों के बीच तापांतर अर्थात θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2 ये तापांतर हो गया। यहां पर विभवांतर था, यहां पर तापांतर है। यहां पर क्या था, आवेश प्रवाह की दर अर्थात धारा, है ना। और यहां पर क्या होगा, ऊष्मा प्रवाह की दर। ऊष्मा प्रवाह की दर को हम दिखाते हैं h से, ठीक है। ऊष्मा प्रवाह की दर को दिखाते हैं h से, तो तापांतर बटे ऊष्मा प्रवाह की दर, जैसे यहां पर था विभवांतर बटे आवेश प्रवाह की दर अर्थात धारा, तो इसका अनुपात कहलाता था वैद्युत प्रतिरोध। और यहां पर क्या है, तापांतर बटे ऊष्मा प्रवाह की दर, ये कहलाएगा ऊष्मीय प्रतिरोध। डिनोट आर से ही करेंगे, प्रतिरोध है तो रेजिस्टेंस है तो आर से डिनोट करेंगे उसको, लेकिन ये क्या है, ऊष्मीय प्रतिरोध है, इसको हम दिखाएंगे आर से। तो ऊष्मीय प्रतिरोध की वैल्यू आप समझ गए होंगे, आर इक्वल टू होता है θ1 माइनस θ2 अपान h। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये सूत्र आपको देख रहे हैं, इसको ये सूत्र आप देख रहे होंगे, h की जो वैल्यू है वो इतनी है, h की वैल्यू आप देख रहे हैं Ka θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई L। अगर हम θ1 माइनस θ2 को यहां रोक लें और h को ले जाकर नीचे कर दें, तो θ1 माइनस θ2 अपान h की वैल्यू हो जाएगी, L चला जाएगा ऊपर और Ka आ जाएगा नीचे, तो θ1 माइनस θ2 अपान h की वैल्यू हो जाएगी L बटे Ka। तो अगर ये ऊष्मीय प्रतिरोध है तो L बटे Ka भी ऊष्मीय प्रतिरोध रहेगा, तो इसकी वैल्यू आप यहां बढ़ा सकते हैं L अपान Ka। तो ऊष्मीय प्रतिरोध का एक सूत्र तो आपका ये है ही है, यह इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, दोनों के इक्वल है, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे क्या है ऊष्मीय प्रतिरोध। ऊष्मीय प्रतिरोध जो है वो चालक के दोनों सिरों के बीच तापांतर और ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू होती है R इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपान h इज इक्वल टू L अपान Ka, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कि अगर हम दो चालकों को जोड़ दें, समझ रहे बात को, दो चालकों को हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो संधि बनती है उस संधि का तापमान क्या होगा, ठीक है। जैसे एक चालक हमारा ये है, ये हमारा एक चालक हो गया, इसी के समान एक और चालक जिसमें हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। इसका ताप क्या कितना है, इसका ताप कितना है, अंत वाला बता दिया जाएगा। जो ज्वाइंट बना है उसका तापमान क्या है वो बताना होगा। इसकी लंबाई पता है, इसकी लंबाई पता है, क्षेत्रफल सब पता है, सब चीज पता है। ऊष्मा चालकता गुणांक इसके K1 है, इसका K2 है, ठीक है, सब चीज पता है। तो जो संधि बनेगी उस संधि का तापमान क्या होगा, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होगा। इसका ऊष्मीय प्रतिरोध मान लीजिए R1 है, इसका R2 है, तो जोड़ने के बाद तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होगा। जैसे उसमें होता था विद्युत प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वैसे ही यहां पर श्रेणी क्रम में होगा तो क्या होगा, समांतर क्रम में होगा तो क्या होगा, है ना, यहां भी फॉलो होगा वो नियम। तो तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होगा, मतलब ये आपका चालक है, इसका ऊष्मा चालकता गुणांक K1 है, दूसरे वाले का K2 है, हमने ऐड कर दिया दोनों को, ऊष्मा अब एक ही साथ दोनों में जा रही है, तो दोनों को अगर एक पदार्थ मान लिया जाए तो उनका ऊष्मा चालकता गुणांक तुल्य कितना होगा। जैसे एक का मान लीजिए 2 है, दूसरे का 5 है, तो ज्वाइंट पदार्थ जब बन गया आपका, एक पदार्थ की तरह व्यवहार कर रहा है, तो वह कितना होगा, ठीक है। तो इन सब के लिए सूत्र है वो आपको फाइंड करना है। चलिए देखिए, ये चालक हमारा है, ये हमारा हो गया एक चालक, ठीक है। इसी में दूसरा चालक हम ऐड कर दे रहे हैं, दो चालक ऐड हो गए, ठीक है। अब ये दो चालक हमारे ऐड हो गए, एक यहां से लेकर यहां तक है, दूसरा यहां से लेकर यहां तक,
ठीक है। पहला जो चालक हमारा है उसकी लंबाई को हम L1 लेते हैं, पहले चालक की लंबाई को L1 मानते हैं, ठीक है। दूसरे चालक की लंबाई को L2 मानते हैं, चालक की लंबाई L2 मानते हैं, तो ठीक है। दोनों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल सेम है A, दोनों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल एक ही है, इसको आप A से लिखेंगे, डिनोट करेंगे। दोनों के ऊष्मा चालकता गुणांक K1 और K2 हैं अलग अलग, दोनों पदार्थ दो हो सकते हैं, एक लोहे का हो सकता है, एक तांबे का हो सकता है ना, दोनों पदार्थ अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं, इसलिए दोनों का ऊष्मा चालकता गुणांक, दोनों में ऊष्मा एक तरह से नहीं बहेगी, तो दोनों का जो ऊष्मा चालकता गुणांक है वो K1 K2 हो गया। θ1 पहले सिरे का तापमान है, θ2 दूसरे सिरे का तापमान है, देख रहे हैं। तो संधि का तापमान क्या होगा, संधि थीटा, संधि का तापमान अगर थीटा है तो थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, थीटा की वैल्यू यहां पे निकालनी है। क्लियर हो गई बात। ये दो हमारे पदार्थ हैं, दोनों के ऊष्मा चालकता गुणांक K1 और K2 है, दोनों की लंबाइयां L1 और L2 है, दोनों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A है और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर एक रखा जाएगा, 1 by 1 रखा जाएगा ऊपर नीचे, और अगर हम एक ही क्रम में जोड़ रहे हैं जिससे कि एक पदार्थ की ऊष्मा निकलकर दूसरे में जाए, दूसरे की ऊष्मा तीसरे में जाए, तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं या श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। अब जोड़ दिया हमने, तो कितने भी पदार्थों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर अस्थाई अवस्था आ जाएगी, अस्थाई अवस्था, तो अस्थाई अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की दर है ना, चाहे ये लोहे का हो, ये तांबे का हो या लकड़ी का, लकड़ी में तो ऊष्मा जाएगी नहीं ठीक से, है ना, धातुएं अगर हो तो धातुओं को आपने जोड़ दिया तो ऊष्मा प्रवाह की दर प्रारंभ में तो अलग अलग रहेगी, कुछ ज्यादा सुचालक रहेगा, कुछ उससे कम सुचालक रहेगा, है ना, कुछ ज्यादा कुचालक रहेगा, सब में ऊष्मा शुरू में अलग अलग ढंग से जाएगी, लेकिन जब काफी देर तक उसको आप गर्म कर देंगे, सभी सतह ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में पा जाएंगे, तब ऊष्मा प्रवाह की दर एक समान हो जाएगी सब में। जो भी ऊष्मा पाएगा पहला वाला सिरा, वो ऊष्मा को आगे बढ़ा देगा, उसके पास कितनी ऊष्मा है वो अलग चीज हो गई, लेकिन ऊष्मा की मात्रा उसके अंदर से अब जो है वो एक समान रूप से फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अस्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की दर पहले वाले चालक में और दूसरे वाले चालक में दोनों में एक समान होगी, ठीक है। तो हम ऊष्मा प्रवाह की दर निकाल लेते हैं, पहले वाले के लिए भी दूसरे वाले के लिए भी। तो H इक्वल टू हो जाएगा, सूत्र आपको याद है, सूत्र आपका है H इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 अपान L। इसमें T नहीं है, अगर यहां पर Q रहेगा तो T रहेगा, और Q अपान T को ही H कहते हैं, तो यहां पर H की वैल्यू में T नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा K1, पहले वाले के लिए यूज कर रहे हैं हम, तो हो जाएगा K1, A की जगह हो जाएगा A1 नहीं होगा क्योंकि दोनों के लिए A ही तो है, दोनों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A ही है, तो K1 हो जाएगा, A हो जाएगा ब्रैकेट में θ1 माइनस थीटा, दोनों सिरों के बीच तापांतर, पहले सिरे का ताप है θ1, दूसरे का ताप है थीटा, तो θ1 माइनस थीटा अपान दूरी कहा जाए तो L1 दूरी हो गई। ये ऊष्मा प्रवाह की दर हो गई पहले वाले में। दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, K2, ये ऊष्मा चालकता गुणांक K2 हो गया, A हो गया, A मतलब क्षेत्रफल आपका है, ब्रैकेट में थीटा माइनस θ2, थीटा माइनस θ2 हो गया अपान यहां हो जाएगा L2, यहां पर L2 हो जाएगा। अब H की वैल्यू ये भी है, H की वैल्यू ये भी है, दोनों को आप सेम कर दीजिए, बराबर ऑलरेडी पहले से ही है, A से A कट जाएगा, यहां मल्टीप्लाई आप करेंगे तो K1 θ1 माइनस K1 थीटा, K1 θ1 माइनस K1 थीटा अपान L1 है, अपान L1 बराबर K2 थीटा माइनस K2 θ2 अपान L2, इस तरह से हो जाएगा ये।
अब यहां पर देखिए K1 θ1 अपान L1 इसको अलग कर लेंगे, माइनस K1 θ बटे L1 अलग कर लेंगे, फिर यहां पर K2 θ बटे L2 अलग हो जाएगा, माफ कीजिएगा प्लस में माइनस K2 θ2 बटे L2 अलग हो जाएगा। तो जो थीटा है हमको थीटा निकालना है, संधि का तापमान निकालना है, पहला हमारा है संधि का तापमान निकालना है, बाद में और भी हम देख लेंगे इसमें, लेकिन पहला क्या है संधि का तापमान निकालना है। तो थीटा निकालना है, थीटा वाला टर्म यहां मिलेगा माइनस K1 θ बटे L1 और यहां मिलेगा प्लस में K2 θ बटे L2, इसको उधर ले जाएंगे हम, तो ये माइनस वाला ही प्लस हो जाएगा, तो K1 θ बटे L1 प्लस में रहेगा, उधर K2 θ बटे L2 प्लस में ऑलरेडी है, तो क्या होगा थीटा कॉमन ले रहे हैं हम, तो आएगा K1 अपान L1 प्लस K2 बटे L2, ये हो जाएगा। आप समझ गए कैसे होगा ये, है ना, K2 θ बटे L2 है ये, माइनस K1 θ बटे L1 है, उधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, थीटा कॉमन लेंगे वही तो आएगा, इज इक्वल टू, अच्छा ये चला गया उधर, इधर क्या बचा K1 θ1 बटे L1, तो हो जाएगा यहां पर K1 θ1 बटे L1 प्लस ये माइनस K2 θ2 बटे L2 है, ये आपका इधर जाएगा क्योंकि ये राशि आपकी इधर आई है, तो माइनस K2 θ2 बटे L2 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस K2 θ2 बटे L2 ऐसे हो जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा थीटा ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 L2 प्लस K2 L1 ऐसे हो जाएगा, बटे L1 L2 इसका एलसीएम हो जाएगा, K1 L2 यहां पे गुणा कर दिया आपने, प्लस K2 L1 यहां गुणा कर दिया, बटे L1 L2 यहां हो गया, बराबर यहां पे K1 θ1 L2 इसका गुणा यहां हो गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो K2 θ2 L1 अपान हो जाएगा L1 L2, देख रहे होंगे आप, L1 L2 कट गया आपका, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा वही हमारा संधि का तापमान है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको ले जाकर नीचे कर दीजिए, तो K1 θ1 L1 K1 θ1 माफ कीजिएगा L2 ये आपका है, प्लस K2 θ2 L1 अपान ये नीचे जाएगा, तो K1 L2 प्लस K2 L1, ये संधि का तापमान, संधि का तापमान पूछा जाए आपसे तो आप ये सूत्र बताएंगे, K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 अपान K1 L2 प्लस K2 L1, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर चालक की लंबाई बराबर हो जाए, ठीक है ना, जो चालक हमारा है उसके सिरों के क्षेत्रफल तो बराबर है, दोनों के क्षेत्रफल a है, अगर चालक की लंबाई भी सेम हो जाए, अर्थात ये लंबाई भी L हो जाए, ये भी L हो जाए, या अगर ये L1 है ये भी L1 हो जाए, L1 के बराबर L2 हो जाए, अथवा L1 और L2 दोनों अलग अलग L के बराबर हो जाए, तो तब क्या होगा, L2 की वैल्यू भी L हो जाएगी, L1 की वैल्यू भी L हो जाएगी, यहां पर L2 की वैल्यू भी L हो जाएगी, L1 की वैल्यू भी L हो जाएगी, तो यहां से L यहां से L दोनों कॉमन निकलेगा, और यहां पर L है यहां पर L भी L कॉमन निकलेगा, दोनों कट जाएंगे, तो क्या होगा थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू हो जाएगा K1 θ1 प्लस K2 θ2 अपान K1 प्लस K2, थीटा की वैल्यू हो जाएगी K1 θ1 प्लस K2 θ2 अपान K1 प्लस K2, ये क्या हो जाएगा, संधि का तापमान हो जाएगा। अब संधि के तापमान को आप समझ गए होंगे, ठीक है, संधि का तापमान कैसे निकलेगा, अगर लंबाई अलग अलग है चालक की तब तो आप ये सूत्र रख देंगे, आपको ऊष्मा चालकता गुणांक केवल चाहिए, और दोनों जो सिरे हैं, पहला सिरा अंतिम सिरा, उनके तापमान चाहिए, और यहां पर जो है अगर लंबाई सेम है तो केवल संधि का तापमान निकालना है, दोनों सिरों का तापमान चाहिए और दोनों के ऊष्मा चालकता गुणांक, ठीक है। तो अभी जो है दो चालकों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, अभी केवल एक चीज बताया आपको, इसको आप अच्छे से नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है।
क्या बताया है कि दोनों चालकों को जोड़ने पर जो संधि बनती है उस संधि का तापमान क्या होगा। ठीक है, अभी इसमें कई चीजें हैं। तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होगा। ठीक है ना, ये 3 चीजें हैं, इसको हम पढ़ेंगे, फिर ऐसे समांतर क्रम में भी रहेगा। ठीक है, तो अब जो आगे है वो अगले टॉपिक में देखा जाएगा।